ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ जी सर। राइट, ये क्वेश्चन लिखो। ये जब नोट कर लोगे मुझे बता देना। कर लिए सर। हो गया सर। हो गया? यस ठीक सर। है, अब करो, सॉल्व भी करो, क्वेश्चन नोट। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन 1 पहला ए पार्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, यस सर। ए पार्ट। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और देता हूँ, जरा वो भी लिखो। ठीक है, फिर मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्शन टू बी applied to each 30-meter chain along a slope of theta degree is option A 30 sec theta minus 1, option B 30 sin theta. So ये भी नोट डाउन करो। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सी। क्या? इज इट सी? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? ऑप्शन सी कैसे? ऑप्शन सी परपेंडिकुलर, क्योंकि दो चेंज दी गई है शायद। देखो ये क्वेश्चन ना ध्यान से देखो जरा। डी शायद। अब ये पहले ये तो पता लगे किसका है स्लोप। डी तो मत बोलो यार। डी तो मत बोलो। देखो अब ना ये क्वेश्चन एक ही वर्ड का डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू अ 30 मीटर चेन अलोंग अ स्लोप ऑफ थीटा डिग्री इज, ऑप्शंस है। और सेकंड क्वेश्चन, द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन अलोंग अ स्लोप ऑफ थीटा डिग्री इज। मतलब एक वर्ड का डिफरेंस है ईच का सिर्फ। ठीक है ना, बस यही जो यही वर्ड है ना, यही क्वेश्चन आपका। हाँ एग्जैक्टली, जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज ऑफ हाइपोटेंशियल करेक्शन। ईच मतलब कि हम बार बार चेन खोल रहे हैं, समझ गए? जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज ऑफ हाइपोटेंशियल करेक्शन। ये यहीं से पता लगेगा। ठीक है ना, तो जो ये वर्ड है ईच जो है, ये वर्ड हमें बता रहा है कि ये जो करेक्शन, ये क्वेश्चन जो है इट इज ऑफ हाइपोटेंशियल करेक्शन। समझ गए? तो हाइपोटेंशियल करेक्शन का हमने देखा था किसके बराबर होता है? एल सेक थीटा माइनस 1, राइट?
हेलो, Yes, sir. राइट, जी जो हमने सर। कल चेक किया था, एल सेक थीटा -1। ठीक है ना, कल हमने देखा था। हाँ, ये एल सेक थीटा -1, ये अभी देख लेते हैं। ये हमने देखा था, ये देखो कल की जो क्लास थी वहां पे हमने देखा था हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू एल सेक थीटा -1। हमें एल की वैल्यू गिवन है, 30 मीटर की चेन है, तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, आंसर आ जाएगा आपका 30 सेक थीटा -1, ए पार्ट आंसर। क्लियर है ये चीज, राइट? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। चलो सर लिंक्स अब की जगह फर्स्ट हम पूरा क्वेश्चन पे चेन की लेंथ लेते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे हमने चेन की लेंथ ली हुई है, राइट? यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने चेन की लेंथ ली हुई है, हम वहां पे क्या देंगे, वहां पे हम नंबर ऑफ लिंक्स लेंगे, ठीक है ना? जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में आता है उसमें हम नंबर ऑफ लिंक्स लेते हैं, ठीक है ना? तो आपकी करेक्शन बेसिकली आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, चेन की लेंथ में भी लिख सकते हो और नंबर ऑफ लिंक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है? आपको फिर इनमें दोनों डिफरेंस तरीके क्या है से आप सर? लिख सकते हो, ठीक है? देखो, इन जब आपको हमारी जो हाइपोटेंशियल करेक्शन है, जब आपकी हाइपोटेंशियल करेक्शन है दैट इज इक्वल टू एल सेक थीटा -1, -1। दिस इज योर हाइपोटेंशियल करेक्शन, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे आप एल में आप टोटल लेंथ भी ले सकते हो, आप एल की जगह आप नंबर ऑफ लिंक्स भी ले सकते हो, राइट? आप सर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लिंक्स क्या भी है? ले सकते हो, आप स्टैंडर्ड जैसे मर्जी करो। आपका सर आंसर तो वेरी स्टैंडर्ड जो करते हैं। आपका नंबर ऑफ लिंक्स की फॉर्म में है, तो फिर आपका हमें नंबर ऑफ 30 लिंक्स की फॉर्म है, जो 150 लेना स्टैंडर्ड पड़ेगा। फॉर्म है। हाँ, आपको लिखा है ना, दोनों फॉर्म में लिखाए थे मैंने आपको। आपकी चेन टू चेन वेरी करेगा ना। अगर आप 30 मीटर की चेन यूज कर रहे हो तो आपका आ जाएगा 75 थीटा स्क्वायर लेंग्थ, और अगर आप 20 मीटर की चेन यूज कर रहे हो तो आपका आ जाएगा 50 थीटा स्क्वायर लेंग्थ, राइट? क्लियर है ये चीज? यस सर। ये माइक ऑफ कर लेंगे, राइट? क्लियर है, ठीक है? माइक ऑफ कर दो। ये किसका माइक है, ये इसको बोल देना जरा ऑफ करने के लिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है? नेक्स्ट चीज आती है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, हमें डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा उसने, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है यार, कुछ नहीं पूछा उसने, सिर्फ हमें ईच वर्ड से हमें पता लगता है कि दिस क्वेश्चन इज ऑफ हाइपोटेन्यूसल करेक्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मोर कंफ्यूजिंग देन सेकंड क्वेश्चन। क्या बोलता है? करेक्शन टू बी अप्लाइड टू अ 30 मीटर चेन अलोंग अ स्लोप ऑफ थीटा डिग्री इज, ऑप्शन दिए हैं। तो ये क्वेश्चन किसका आ गया? ये क्वेश्चन आ गया आपका स्लोप करेक्शन का। क्लियर है ये चीज? ये क्वेश्चन ये है सिर्फ, ये क्वेश्चन है आपका सिंपल स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन का। हाँ एग्जैक्टली, सिंपल स्लोप करेक्शन का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है? ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? भाई वाजिद खान कोई है, प्लीज माइक बंद कर दें। वाजिद भाई। यस, कौन है ये? माजिद है या वाजिद? वाजिद खान है, कौन है यार? इसका माइक बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज। भाई माइक ऑन करके कहीं चले गए। अब ठीक है, चलो। हाँ, अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लोप करेक्शन का, ठीक है? अब इसको कैसे करेंगे? स्लोप करेक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसका कोई बता सकता है क्या होगा? टेन नहीं होना चाहिए इसका क्या आंसर होगा स्लोप करेक्शन का? हाँ, 10 नहीं। देखो इसका हम चेक कर, tan तो हो ही नहीं सकता ना, tan तो हो ही नहीं सकता। देखो स्लोप करेक्शन में आ जाते हैं हम स्लोप करेक्शन में आ जाते हैं। कल हमने पढ़ा था स्लोप करेक्शन का, तो ठीक है, चलो स्लोप करेक्शन कैसे किया था हमने? देखो सी पार्ट। राइट, देखो अभी इसके लेट्स सपोज सर ये एच बाय हमारी एल है ना, हाइपोटेन्यूस बाय बेस।
लेट्स सपोज हमें डिस्टेंस मेजर करना है ए टू बी में, राइट? दिस इज द करेक्ट डिस्टेंस एल जो हमारे ए और बी के बीच में है। हम जब अलोंग द स्लोप मेजर करते हैं, हम क्या करते हैं, हमने मेजर किया ये डिस्टेंस, सॉरी हमने मेजर किया हमने मेजर कर लिया ये डिस्टेंस आपका, ठीक है? तो इसको ले लेते हैं एल। क्या ये कैपिटल एल और स्मॉल एल बराबर होगा? नो सर। नहीं सर, वो क्या ये कैपिटल एल बड़ा होगा। नहीं होगा, राइट? कैपिटल एल बड़ा होगा, एग्जैक्टली। तो हमारा जो स्मॉल एल है, मैं इसको अगर मुझे इस लेंथ पे चाहिए सी पे, मैं क्या करूंगा, यहां से एक आर्क ड्रॉ करूंगा, ठीक है? तो वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज बी डैश, दिस पॉइंट इज बी डैश। तो ये जो मेरा बी डैश से सी तक बचा, ये क्या आया मेरा? स्लोप करेक्शन। यही था मेरा स्लोप करेक्शन, कल पढ़ा था हमने। ये आ गया करेक्शन ड्यू टू स्लोप। तो स्लोप करेक्शन किसके बराबर आ गया मेरा? ए सी माइनस बी सी ए बी डैश, राइट? ए बी डैश, सॉरी हाँ ए बी डैश, हाँ ए बी डैश, राइट? यही आ गया मेरा, ठीक है? तो ए सी किसके बराबर है? ए सी इज इक्वल टू कैपिटल एल, राइट? ए सी जो है वो कैपिटल एल के बराबर है। और मेरा ए बी डैश किसके बराबर है? ए बी डैश किसके बराबर है? स्मॉल एल। स्मॉल एल ए बी के, हाँ राइट, ए बी या फिर स्मॉल एल के बराबर। क्लियर है चीज ये? इतना क्लियर है सबको? यस सर। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे अगर मेरे को ए बी डैश चाहिए, तो मैं अगर ए बी निकाल लूं तो वो तो उसी के बराबर आएगा। तो अगर मेरी ये स्लोप है, अगर लेट्स सपोज ये एंगल है थीटा, दिस लेंथ इज ए बी, और ये मुझे एल पता है, तो क्या मैं ए बी निकाल सकता हूं? क्या मैं ए बी निकाल सकता हूं? सर फिर से पूछा सर, पूछा क्या आपने? यस सर। एल cos थीटा आएगा वो। cos थीटा से निकलेगा सर। राइट राइट, बिल्कुल सही। हाँ, cos थीटा से मुझे स्मॉल एल निकालना है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मेरे पास लेट्स सपोज ये डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा सा एक सिंप्लीफाई करके एक छोटी सी डायग्राम साइड में और ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये फिगर है आपके पास, ये है मेरे पास थीटा, और ये आ गया ए सी और बी। ए सी मेरा एल के बराबर है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए बी, ताकि मैं यहां से ए बी डैश माइनस कर सकूं करेक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पे ए बी किसके बराबर होगा? cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ए बी अपॉन एल। L, yes. This implies AB is equal to L L cos cos theta. थीटा, राइट? तो इसका मतलब मेरी करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या आ गई? L माइनस L cos थीटा। यहां तक समझा सबको? जी 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 जी। ठीक। तो इसका मतलब मेरी करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या आ गई? L 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है? मेरी करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या आ गई? L 1 माइनस cos थीटा, राइट? क्लियर है चीजें? राइट? हमने कल एक और चीज पढ़ी थी कि जो करेक्शन ड्यू टू स्लोप होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है? Always negative. ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब ये जो करेक्शन ड्यू टू स्लोप होगी, ये होगी माइनस L 1 माइनस cos थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं नेगेटिव को अंदर ले जाऊं, ये हो गया -1 प्लस cos थीटा। क्लियर है ये चीज सबको? तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज इक्वल टू L cos थीटा -1। सर रिपीट करा ये देना सबको? हाँ, मैं कोई बात नहीं, रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है? मेरे को क्या चाहिए? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कहता है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये हाइपोटेनल का है कि स्लोप करेक्शन का है, राइट? तो
हाइपोटेन्यूसल में उसने क्या दिया है, उसने बोला है ईच 30 मीटर चेन, मतलब चेन को हम बार बार खोल रहे हैं। ऊपर क्या लिखा है, सिर्फ हमने करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ए 30 मीटर चेन, मतलब एक ही बार आपने चेन खोली है। तो इसका मतलब ये जो ये क्वेश्चन है, दिस इज ऑफ स्लोप करेक्शन। ठीक है, दिस इज ऑफ स्लोप करेक्शन। तो स्लोप करेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। स्लोप करेक्शन क्या है, लेट सपोज आपको ए और बी, ये दो पॉइंट है आपके, ये पॉइंट है ए का आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी। ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, मैंने आपको कल ही बताया था, सर्वेइंग में हम जब भी बात करते हैं, हम बात करते हैं आपके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में। हम हमेशा बात करते हैं आपके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के टर्म्स में। तो अगर ए बी डिस्टेंस निकालना, मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, लेकिन वहां पे स्लोप है। तो आपने जो डिस्टेंस मेजर किया, ये कैपिटल एल, आपने डिस्टेंस मेजर किया ये ए से लेके ये सी तक आपने जो डिस्टेंस मेजर किया, तो क्या ये डिस्टेंस, हाँ ये क्या ये डिस्टेंस और जो आपका ए बी वाला डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस बराबर होगा? ये जो ये डिस्टेंस है और ये एल डिस्टेंस है, कैपिटल और स्मॉल एल डिस्टेंस बराबर होगा? नहीं होगा। No. कैपिटल एल आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्मॉल एल। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर मुझे ये स्मॉल एल डिस्टेंस ऊपर चाहिए तो क्या करूंगा, इस बी से मैं क्या करूंगा, एक आर्क ड्रॉ करूंगा। तो जो ये पॉइंट आएगा बी की, मेरे को प्रोजेक्शन मिल गई एसी लाइन पे, वो आ गई बी डैश, वो आ गई बी डैश। इसका मतलब जो स्मॉल एल डिस्टेंस है मेरा, जो मेरा स्मॉल एल डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू बेसिकली इक्वल टू ए बी डैश। जो मेरा स्मॉल एल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ए बी डैश। तो ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो मेरा करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या आ गया, हमने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस मेजर कर लिया है, वो क्या होगा, ए सी माइनस ए बी डैश। जितना मैंने एक्स्ट्रा डिस्टेंस मेजर कर लिया है वो आगे ए सी माइनस ए बी डैश। अब ए सी तो है मेरे पास एल, मुझे निकालना है ए बी डैश, जो कि किसके बराबर है, ए बी के बराबर, जो कि है एल के बराबर। तो मुझे बेसिकली ये एल लेंथ निकालनी है। वो एल लेंथ कहां से निकाली मैंने, वो निकाली मैंने, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल लिया आपका ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल लिया, जिसमें मेरा ए बी स्मॉल एल के बराबर है और ए सी जो है वो कैपिटल एल के बराबर है। तो मैंने क्या किया, कॉस थीटा लिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो दिस इंप्लाइज स्मॉल एल इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। ठीक है ना? तो उसकी जगह मैंने ए बी डैश की जगह मैंने एल कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो वो आ गया मेरा, एल कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा। तो कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो कि स्लोप करेक्शन है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें ज्यादा बता रही है ना। हमें तो एक्चुअल में डिस्टेंस चाहिए था, आपका ए बी डैश तक, हमें ये डिस्टेंस चाहिए था ए बी डैश तक। मिला कहां तक, हमें सी तक। तो इतना डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ये डिस्टेंस है ये माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बाहर क्या लगा लिया, आपका नेगेटिव। जब माइनस अंदर गया, साइन रिवर्स हो गए, तो हमारा स्लोप करेक्शन आ गया एल कॉस थीटा माइनस 1। इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो है सी पार्ट। क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? नो सर। क्या ये क्लियर, राइट? क्लियर। देख, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले में उसने स्लोप करेक्शन पूछी है और दूसरे में उसने हाइपोटेन्यूसल करेक्शन पूछी। क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है, ठीक है ना? एक वर्ड सिर्फ चेंज कर देता है पूरे क्वेश्चन का मीनिंग। क्लियर है सबको, राइट? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट करेक्शन है हमारी जो अगली करेक्शन है, दैट इज करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, अब मुझे ये चीज बताओ, टेम्परेचर क्या इफेक्ट करेगी आपकी चेन की लेंथ पे? क्या इफेक्ट करेगा?
विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और elongation होगी, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो shrinkage होगी। इंक्रीज होगी लेंगे, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कंट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सपैंड Shrink हो जाएगा। कंट्रैक्ट। हाँ देखो मेरी अब बात सुनो ध्यान से। देखो जब भी आपकी चेन बनती है ना, चेन एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बनती है, ठीक है ना। जनरली जो आपकी टेप्स बनती हैं, जो टेप्स आपकी मैन्युफैक्चर होती हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। राइट, बिल्कुल सही बोला। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये हो गया उनका स्टैंडर्ड, इस टेम्परेचर पे वो टेप बनी है, ठीक है ना। अब जब आप यूज करोगे, जब आप टेप को यूज करने लगे हो फील्ड में, तो अगर आपकी फील्ड का टेम्परेचर जहां पे आप यूज कर रहे हो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हुआ, राइट, अगर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो क्या करेगी आपकी टेप? एक्सपैंड कर जाएगी। और अगर आपकी फील्ड में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। क्लियर है ये चीज सबको? क्लियर है सबको ये? राइट। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि आपका टेम्परेचर के कारण फ्री एक्सप्रेशन का क्या, फ्री एक्सपेंशन का क्या फॉर्मूला होता है? ये पढ़ा होगा शायद आपने सॉन्ग में, या पढ़ना होगा, या कॉलेज में पढ़ा होगा। अगर हम किसी चीज को हीट करते हैं तो अगर वो किसी क्या अल्फा एल अल्फा T एल अल्फा डेल्टा टी, राइट। डेल्टा टी yes sir, change in temperature is अगर अगर हाँ राइट, अगर आपकी बॉडी को हमने किसी भी साइड से उसको अगर हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, तो वो जो फ्री एक्सपेंशन होगी ऑन चेंज इन टेम्परेचर, जो फ्री एक्सपेंशन होगी, दैट इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। डेल्टा टी क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर। एल हो गया लेंथ ऑफ द बॉडी, और अल्फा क्या हो गया आपका? What is coefficient alpha? of linear expansion. Coefficient of थर्मल एक्सपेंशन। thermal expansion, right? सेम चीज हमारी टेप, हाँ सेम चीज हमारी टेप्स में भी यूज होगी, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा? जो आपका करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर है, दैट इज इक्वल टू Tm माइनस T नॉट, ये क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर इंटू अल्फा इंटू एल, राइट। ये आ गया आपका टेम्परेचर करेक्शन, Tm माइनस T नॉट इंटू अल्फा इंटू एल। वेयर अब इसमें ध्यान देने वाली चीजें क्या है? Tm क्या है और T नॉट क्या है? Tm आ गया आपका, Tm आ गया टेम्परेचर, हाँ एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, बिल्कुल सही, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। और T नॉट आ गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर, राइट, एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज ये? ठीक है। अब इसको हम रिलेट करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम टेप खींचे तो करेक्शन क्या होती है, टेप अगर आपकी श्रिंक हो रही है तो क्या होगी, करेक्शन क्या होगी, ठीक है। लेट सपोज हमारा टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री सेल्सियस और एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट है 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। लेट सपोज हमारा टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री सेल्सियस और एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट है 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होगा? टेप आपकी एक्सपैंड करेगी, श्रिंक करेगी? एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करेगी। टेप एक्सपैंड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ आपको ज्यादा दिखाएगी, कम दिखाएगी? कम दिखाएगी। टेम्परेचर ग्रेटर है, स्टैंडर्ड कम आएगी। हाँ, लेंथ हमें कम दिखाएगी। टेप एक्सपैंड करती है तो डिस्टेंस कम दिखाती है, लेंथ कम दिखाती है। तो इसका मतलब आपका हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, राइट, अगर सही लेंथ चाहिए। कम लेंथ बता रही है ना वो,
इसका मतलब करेक्शन क्या हुआ? पॉजिटिव हुई। करेक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है ना? Positive. करेक्शन राइट, करेक्शन क्या होगी आपकी? अगर, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इफ टी एम इज ग्रेटर देन टी नॉट, क्या हो गया? टेप एक्सपेंड्स। इसका मतलब क्या होगा आपका? लेंथ मेजर्ड इज लेस। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो करेक्शन है, करेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव। समझ गए? ये पुराने कंसेप्ट से ही जो हमने पीछे पढ़ा था कि टेप एक्सपैंड करती है तो लेंथ कम मेजर करती है, तो करेक्शन हमें क्या आता है? पॉजिटिव आता है। जो ऊपर फॉर्मूला है, इसमें भी आप सब्स्टिट्यूट करके देख लो। टीएम क्या है? 40। टी नॉट क्या है? ये क्या है? टीएम 40 माइनस 20। 40 माइनस 20 पॉजिटिव 20। तो करेक्शन क्या आ रहा है आपका? पॉजिटिव ही आ रहा है। राइट? क्लियर है चीजें? ठीक है, इसको रिवर्स कर लेते हैं। लेट सपोज आपका टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज 40 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज 20 डिग्री सेल्सियस। राइट? अब स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम 40 है और मेजरमेंट के टाइम 20 है। इसका मतलब क्या होगा? टेप क्या करेगी? श्रिंक कर जाएगी। राइट? इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा बताएं। ठीक है ना? राइट? इफ राइट इफ सॉरी इफ Tm is less than T नॉट, इसका मतलब टेप श्रिंक्स। इसका मतलब क्या हुआ? जब श्रिंक करती है तो लेंथ ज्यादा बताती है। लेंथ मेजर्ड इज मोर। इसका मतलब क्या होगा? जो आपकी करेक्शन है वो हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा अगर सही लेंथ चाहिए। करेक्शन इज नेगेटिव। तो ये हम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं जो ऊपर है आपका। अब मेरा टी एम की जगह क्या आएगा? टी एम की जगह आएगा 20 और इधर क्या आएगा? 40। तो 20 माइनस 40 माइनस 20, तो हमें यहां से भी नेगेटिव मिल रहा है। राइट? तो इसका मतलब जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं वो यहां पे भी अप्रोप्रिएट है। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं वो यहां पे भी अप्रोप्रिएट है। क्लियर है ये चीज सबको? राइट? क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। राइट? तो एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर पहले। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। एन इनवर टेप 50 मीटर in length standardized at 20 degrees Celsius and 10 kg pull is used to measure a baseline. Full stop. What is the correction per tape length if at the
time of measurement temperature is 30 degree and alpha is 1 into 10 raised to power -6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0.02 मीटर, ऑप्शन बी 0.005 मीटर, ऑप्शन सी 0.0005 मीटर, या ऑप्शन डी 0.0001 मीटर। सी पर सी पार्ट सर। 10 the C power part? of 4, right? 5 divided by 10 the power of 4, 0.005. 0.000। 5 2 0 कट के 3 4 10 की पावर 4 सर 4 0 आने 4 0 है। हाँ सर 0, सी 0. बी 4 0 है ना, 5 4 आ गए सी पार्ट ना, 4 0 आ रहे हैं ना, 4 0 तो सी पार्ट आएगा ना, सी और पार्ट इसको आएगा। देखो किया है क्या बोलते हैं, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर Tm minus T0 into alpha into L। Tm कितना है? At the time of measurement is 30 minus 30 20 degree, at the time is 20 into 1 into 10 raised to power -6, और लेंथ कितनी है इसकी? 50 मीटर्स। 50 मीटर्स, तो ये आ जाएगा आपका 10 into 1 upon कितने जीरो? 6 0, 1 2 3 4 5 6 into 50, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो कितना बचा? 5 upon 10,000, 4 0। ठीक है ना, तो वो कितना आ गया? 0.0005 मीटर। क्लियर है सबको? कुछ भी नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन थी। पॉइंट आपको लगाना आने चाहिए कि कितने नीचे जीरो हैं। ठीक है ना, तो जितने जीरो हो उससे एक कम जीरो लगा दो ऊपर और लास्ट टर्म लिख दो। क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट करेक्शन आती है आपकी करेक्शन ड्यू टू पुल। करेक्शन नेक्स्ट करेक्शन आती है आपकी करेक्शन ड्यू टू पुल। करेक्शन ड्यू टू पुल। ठीक है, आप क्यों बता सकते हैं मेरे को इसका क्या इफेक्ट होगा? करेक्शन ड्यू टू पुल कैसे करेंगे? टेप इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस कम आएगा। elongate करेगा सर करेक्शन नेगेटिव, राइट। अगर हाँ देखो ना, हाँ एक पिछले केस में एक चीज का ध्यान रखना। जो आपका पिछला केस है, देखो हमने स्लोप करेक्शन पढ़ा, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। हमने अलाइनमेंट करेक्शन पढ़ा, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब करेक्शन, जो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर है, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, राइट? इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ, स्लोप और जो आपकी अलाइनमेंट करेक्शन है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, और जो टेम्परेचर वाली है, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, राइट? नेगेटिव सेम आता केस आ जाओ पुल। हाँ, अब पुल पे आ जाओ। अब पुल का देखो, ज्यादा जोर से खींचेंगे तो क्या करेगी? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, elongate हो जाएगी। टेप लंबी होगी, डिस्टेंस कम, करेक्शन नेगेटिव। देखो अगर ज्यादा जोर से खींचेंगे, देखो इसमें ना बेसिकली पुल में ना ये थोड़ा सा ना एक कंफ्यूजिंग सा वो है। अगर ज्यादा जोर से खींचेंगे तो एक्सपैंड कर जाएगी, राइट? तो क्या डिस्टेंस हमें कम बताएगी? कम बताएगी। डिस्टेंस कम बताएगी, तो करेक्शन क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आ जाएगा करेक्शन आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। इन केस
इन केस अगर हम इन केस अगर हम इसको कम जोर से खींचते हैं, अगर कम जोर से खींचते हैं तो ये क्या सैग कर जाएगी, राइट। अब कुछ लोग बोलते हैं इसको कि मेरी बात सुनो, कुछ लोग बोलते हैं कि जोर से खींचो तो एक्सपैंड करती है, कम जोर से खींचो तो श्रिंक करती है। भाई श्रिंक क्यों करेगी, इलास्टिक थोड़ी है जो श्रिंक कर जाएगी, समझ रहे हो। इसको कुछ लोग ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि जोर से खींचो तो एक्सपैंड करती है, कम जोर से खींचो तो वो कम श्रिंक हो जाती है। भाई श्रिंक इलास्टिक थोड़ी है जो श्रिंक कर जाएगी, सैग कर जाती है, राइट, वो सैग कर जाती है। क्लियर है चीज सबको? जी सर, जी सर। तो देखो अब करेक्शन ड्यू टू पुल क्या बोलती है, देखो अगर हमने, देखो अब पुल किसके कंपैरिजन में, ये चीज भी तो बड़ी हमें इंपॉर्टेंट। जैसे टेम्परेचर हमने देखा कि स्टैंडर्डाइज जिस टेम्परेचर पे स्टैंडर्डाइज करते हैं उससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। वैसे ही आपका एक चीज ध्यान रखो, आपका जैसे हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन, वैसे ही आपका पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है, वैसे ही आपका पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है। कोई बता सकता है इसकी क्या वैल्यू होती है? 2 × 10⁻⁵ +-8 शायद ऐसा कुछ। 8 kg बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसकी इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 8 kg का पुल लगाते हैं जब हम टेप्स को क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। ध्यान रखना टेप की स्टैंडर्डाइजेशन होती है 20 डिग्री सेल्सियस एंड 8 kg पुल के ऊपर, ठीक है। क्लियर है चीज, ये चीज का ध्यान रखना। आपकी टेप्स की स्टैंडर्डाइजेशन होती है 20 डिग्री सेल्सियस एंड 8 kg पुल के ऊपर, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कंपेयर किससे करेंगे, 8 kg से कंपेयर करेंगे। अगर आपका जो पुल है एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट आपका स्टैंडर्डाइजेशन पुल से ज्यादा है, ठीक है ना। तो लेट सपोज हम एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट PM आ गया, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, और P0 आ गया, पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना। तो लेट सपोज अगर हमारा PM जो है इट इज ग्रेटर देन P0, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी टेप है वो क्या करेगी, पुल। अगर आपका PM पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज ग्रेटर देन, टेप एक्सपैंड करेगी, डिस्टेंस कम बताएंगे, एक्सपैंड्स, इसका मतलब डिस्टेंस लेस, तो इसका मतलब जो करेक्शन है पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर है चीज सबको? क्लियर है चीज सबको? रिवर्स केस लेते हैं, उल्टा केस लेते हैं, इसका उल्टा केस लेते हैं। अगर आपका PM इज लेस देन P0, ठीक है, जितना हमें सैग हो जाएगी, जितना हमें पुल लगाना चाहिए था उतना पुल नहीं लगाया, तो ये टेप कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, राइट, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो अब ये डिस्टेंस ज्यादा बताएगी कम बताएगी, ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा बताएगी, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल डिस्टेंस मोर। तो इसका मतलब जो करेक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, करेक्शन इज नेगेटिव, राइट, बिल्कुल सही, ठीक है। इसको अब फॉर्मूले की टर्म्स में लाते हैं, इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लाते हैं। अच्छा, अब आपने एक्सपेंशन ऑफ अ बॉडी अंडर अ फोर्स या अंडर अ पुल पढ़ा होगा आपने सॉम में या कॉलेज के टाइम पढ़ा होगा आपने, डेल्टा L निकालते थे हम। यस सर, याद है किसी को, किसके बराबर होता था, L/A, PL/A, PL अपॉन, राइट,
बिल्कुल सही। सेल्फ वेट का शायद कुछ और होता है, 2WPL ऐसे कुछ होता था। 2 आता है तो इसमें। चलो ये देख लो, ये हो गया PL अपॉन, हाँ उसमें 2 आता है, राइट राइट, उसमें 2 आता है, ठीक है ना। तो डेल्टा L आ गया हमारा PL अपॉन A, बस इसी यही फॉर्मूला हमने यूज करना है। करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू पुल इज इक्वल टू PM माइनस P नॉट इंटू L अपॉन AE अपॉन AE। यही फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन क्या आ गई, P की जगह हमने क्या लिख दिया, PM माइनस P नॉट, ठीक है। तो ऊपर देखो जो हमने यूज किया था, जब आपका PM बड़ा था P नॉट से, तो करेक्शन आई थी आपकी पॉजिटिव। तो यहां पे भी देख लो, जब PM आपका P नॉट से बड़ा होगा, करेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, राइट। फॉर्मूले में भी पॉजिटिव आ रही है, यस सर। ठीक है। सेकंड केस भी इसी में देख लो, अगर आपका PM जो है वो P नॉट से छोटा है, अगर आपका PM जो है P नॉट से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। फॉर्मूले में भी सब्स्टिट्यूट करो तो, हाँ अगर फॉर्मूले में भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो भी आपकी करेक्शन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो भी आपकी करेक्शन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब चाहे आप फॉर्मूले से भी आप देख लो, चाहे कंसेप्ट से भी देख लो, आपका दोनों केस से जो है वैल्यू क्या करती है, आपकी रिलेट कर जाती है, राइट। क्लियर है ये चीज, यस। ठीक है। चलो नेक्स्ट करेक्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट करेक्शन पे चलते हैं, दैट इज योर करेक्शन ड्यू टू सैग। नेक्स्ट करेक्शन आती है आपकी सैग करेक्शन। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे? नेक्स्ट करेक्शन इज योर, क्वेश्चन आगे करते हैं, एक साथ करेंगे क्वेश्चन। सैग ये किसी के माइक से आवाज आ रही है, ये थोड़ा सा सेम नहीं होगी क्या, अलग होगी? माइक से आवाज आ रही है, फॉर्मूला अलग है। जब सैग करेक्शन करेंगे ना, उसके लिए अलग फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, उसके लिए अलग चलो फॉर्मूला आता है। चलो सैग करेक्शन हमेशा नेगेटिव। नेक्स्ट इज योर, ऑलवेज हाँ नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट सैग करेक्शन, ठीक है। पहली बात तो ये है, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। यार किसी के माइक से आवाज आ रही है, 1 मिनट कोई अनम्यूट म्यूट करके देखो यार, ये कौन है। ठीक है, हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब सैग करेक्शन क्या होगा, देखो लेट सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे A और B, ये पॉइंट्स हैं हमारे A और B। लेट सपोज हमने इनके बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, दिस इज योर A, दिस इज योर B। अब क्या होता है, ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ चेन, अगर हम उसको प्रॉपर जोर से ना खींचे, ठीक है ना, अब चेन का वेट होता है, तो अपने सेल्फ वेट के कारण जो चेन होती है वो कुछ इस तरीके से क्या कर जाती है, सैग कर जाती है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से क्या करती है, वो सैग कर जाती है। तो इसके कारण क्या होगा, जब ये ऐसे सैग कर गई आपकी चेन, तो ये डिस्टेंस क्या आपको ज्यादा बताएगी, ऑब्वियस सी बात है, ये आपको क्या बताएगी, मोर हमेशा डिस्टेंस क्या मोर बताएगी, बताए ज्यादा बताएगी, ठीक है ना, बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल। डिस्टेंस measured is more, distance measured is more। तो इसका मतलब ये करेक्शन क्या आई, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, करेक्शन क्या हमेशा नेगेटिव, ठीक है। अभी सैग कर क्यों रही है, राइट, सैग कर क्यों रही है, पहली चीज एक तो अपनी सेल्फ वेट की वजह से, यस सर। एक तो दूसरा सर अपनी सेल्फ एटमॉस्फेरिक वेट की वजह कंडीशन की से, वजह और एटमॉस्फेरिक कंडीशन से भी करेगी, और एक और चीज, अगर हमने इसको पुल प्रॉपरली नहीं किया है, ठीक है, अगर हमने इसको पुल प्रॉपरली नहीं किया है, ठीक है ना, तो जो आपका सैग करेक्शन होता है, जो आपकी सैग करेक्शन है, सी सैग इट इज इक्वल टू स्मॉल w L होल स्क्वायर L क्यूब
into L upon 24 PM square, ठीक है, PM square, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान दो, ये अब इसमें टर्म्स, हाँ इसमें टर्म्स है क्या क्या, इस चीज का ध्यान दो, ठीक है। देखो ये जो सी सैग वाला जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और फॉर्मूले के अंदर ही घुमाते हैं आप लोगों को वो, ठीक है ना। तो इसमें टर्म्स का ध्यान देना, ही टर्म्स क्या क्या है। जो ये स्मॉल w है, जो ये स्मॉल w है, इट इज, ये आ गया weight per unit length of tape. वेट, राइट एग्जैक्टली, वेट ऑफ चेन पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ, ठीक है। L आ गया लेंथ ऑफ चेन या टेप जो भी है, लेंथ ऑफ चेन, और PM, अब ये PM क्या है, व्हाट इज दिस Applied PM, pull. बता सकता है कोई PM क्या होगा ये? Applied pull. नहीं 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 नहीं, अप्लाइड पुल नहीं है, और कोई? मेजरमेंट के टाइम कितना पुल लगा? Pull at the time of कुछ measurement. क्लियर नहीं है, बस क्या बोला आपने? Pull at the time of measurement. नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, PM क्या है, PM इज योर नॉर्मल पुल या नॉर्मल टेंशन। अब ये बताता हूँ नॉर्मल पुल या नॉर्मल टेंशन का मतलब, PM इज इक्वल टू नॉर्मल पुल और नॉर्मल, हाँ हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं सर। नॉर्मल पुल हम उस टाइम बता सके जब हमारा पॉजिटिव करेक्शन ड्यू टू पुल हो जाएगा बराबर करेक्शन ड्यू टू सैग, तब उस टर्म को नॉर्मल पुल बोलते हैं। एग्जैक्टली ये वो पुल है जो आपकी सैग करेक्शन को जीरो कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, जो आपका पॉजिटिव करेक्शन ड्यू टू पुल को सैग करेक्शन ड्यू टू नेगेटिव के बराबर कर दे, ताकि आपकी क्या चेन क्या है, ना ज्यादा जोर से खींचे और ना ज्यादा वो क्या करे, ना ही वो सैग करे। अगर ज्यादा जोर से खींचोगे तो क्या करेगी, वो पॉजिटिव करेक्शन आ जाएगी उसमें, वो एक्सपैंड कर जाएगी, और अगर कम जोर से खींचा तो वो सैग कर जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या करना है, हमने इन दोनों की वैल्यू को बराबर करना है। तो नॉर्मल पुल या नॉर्मल टेंशन ये वो पुल है जो आपकी करेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव पुल और जो करेक्शन ड्यू टू नेगेटिव सैग को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। क्लियर है चीज सबको ये? यस सर। राइट, ठीक है। हाँ बेसिकली PM क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, नॉर्मल टेंशन में लिख देता हूँ है क्या, नॉर्मल टेंशन और पुल लिख देता हूँ, the value of pull, the value of pull required so that positive pull correction neutralizes the negative sag करेक्शन। ठीक है ना, समझ गए? ये वो पुल है जो पॉजिटिव पुल करेक्शन और नेगेटिव सैग करेक्शन को क्या कर दे, बराबर कर दे, ताकि ना हमारी टेप एक्सपैंड करे और ना ही क्या करे, सैग करे। क्लियर ये चीज?
राइट? क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। ठीक है। अब इस पे देखो क्वेश्चन किस टाइप का आता है, मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ। इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आता है, देखो वो घुमाते हैं आपको इसकी जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में ही आपको घुमाएंगे। एक मिनट में आपको क्वेश्चन बताता हूँ। इसका एक बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है इसका। लिखो क्वेश्चन, लिखो यहाँ क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। नहीं सर आप रिपीट करो, उसमें ऐसे टाइम ज़्यादा लग रहा है। चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो। द करेक्शन ड्यू टू सैग, द करेक्शन ड्यू टू सैग required for a chain required for a chain of weight w kg and length L meters ठीक है, weight w kgs, capital W, weight w kgs and length L meters is given by ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ सामने, ऑप्शन देख लो। is given by ऑप्शन ए आ गया आपका WL square into L upon 24 PM square। ऑप्शन बी W square L cube upon 24 PM square। ऑप्शन सी W square into L upon 24 PM square। और ऑप्शन डी W square L5 upon 24 PM square। सी पार्ट। सर बी पार्ट। सी पार्ट सी सी पार्ट। ठीक है, कैपिटल, ठीक है, ध्यान से देखो इसका जब कैपिटल होगा इसका जो आंसर, हाँ देखो इसका क्वेश्चन, देखो इसका जो एक्चुअल आंसर है दैट इज सी पार्ट। देखो कैपिटल या स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल या स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला, उसने बोला द वेट ऑफ द चेन। क्या बोला उसने? वेट ऑफ द चेन। उसने टोटल वेट दे, इसने आपको टोटल वेट दे दिया है। अगर आप इस फॉर्मूले, हाँ अगर इस फॉर्मूले में आप देखो ये क्या किया है इसने, W into L किया है। हमें क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी W क्या है, वेट ऑफ द चेन पर मीटर लेंथ। इसको हमने क्या किया, लेंथ, हाँ इसको हमने क्या किया, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया क्यों किया, ताकि हम क्या निकाल लें, टोटल लेंथ निकाल लें, राइट? टोटल वेट। क्लियर है चीज? यस। हाँ, हमने वेट ऑफ चेन पर मीटर लेंथ को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा क्या निकल जाए, टोटल वेट ऑफ चेन। तो उसने हमें डायरेक्टली बिल्कुल उसने हमें डायरेक्टली टोटल वेट दिया हुआ है। हाँ उसने हमें डायरेक्टली टोटल वेट दिया। तो अगर आपको इफ total weight of the chain, total weight of the chain is given, उस केस में जो आपकी करेक्शन होगी ड्यू टू सैग, इट विल बी इक्वल टू टोटल वेट का स्क्वायर इंटू L
अपॉन 24 pm स्क्वायर। क्लियर है चीज सबको? ठीक है ना, हमने उसने क्या दिया आपको, डायरेक्टली टोटल वेट दे दिया। और फॉर्मूले में भी हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में हम जो W इंटू एल करते हैं वो टोटल वेट निकालने के लिए तो कर रहे हैं। जैसे आपका यार यूडीएल होता है, ठीक है ना, यूडीएल क्या दिया होता है आपको, लोड पर मीटर लेंथ दिया होता है। टोटल वेट निकालने के लिए क्या करते हो आप, लेंथ ऑफ बीम से मल्टीप्लाई करते हो, टोटल वेट आ जाता है। हाँ, टोटल वेट आ जाता है। तो इसने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में टोटल वेट दे रखा है, ठीक है ना। इसके ऊपर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके ऊपर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। क्लियर है ये चीज सबको? तो क्या ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोला? यस सर। हेलो, हाँ 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 बोलो। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने नॉर्मल टेंशन तो देख लिया, होता क्या, नॉर्मल टेंशन क्या होता है, वो पुल जो आपकी पॉजिटिव पुल करेक्शन और सैग करेक्शन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अगर मुझे पॉजिटिव इसकी सॉरी नॉर्मल टेंशन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे नॉर्मल टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं, अगर मुझे नॉर्मल टेंशन की वैल्यू निकालनी हो कैसे निकालूंगा, पॉजिटिव पुल करेक्शन और सैग करेक्शन को इक्वेट कर दूंगा, राइट। वो काम ही क्या करता है, यही तो करता है, उनको न्यूट्रलाइज करता है, उनको बराबर कर देता है। तो इसका मतलब अगर मुझे नॉर्मल टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना है, पुल करेक्शन और सैग करेक्शन को इक्वेट कर देना है। तो ये कैसे क्या बन जाएगा, PM माइनस P नॉट L अपॉन AE इज इक्वल टू W L स्क्वायर इंटू L अपॉन 24 PM स्क्वायर, राइट। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, अभी सॉल्व कैसे करोगे, आपको वैल्यू गिवन है, PM की वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकाल लोगे। लेकिन ये इक्वेशन आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो इसलिए इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आए, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में, या फिर जो आपकी इक्वेशन बनती है क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आती है, तो ही इस क्वेश्चन में हाथ डालना, नहीं तो इस क्वेश्चन पे हाथ मत डालना, ठीक है ना, ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ट्रैप क्वेश्चंस टाइप की तरह होते हैं, बच्चों को फंसाने के लिए, टाइम वेस्ट करवाने के लिए, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, अभी लिखवाता हूँ आपको, क्लास खत्म हो ना, बाद में सॉल्व करना, कल मुझे बताना कि सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये तो ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व होगी। तो वो हिट एंड ट्रायल करते आपका आधा टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा। मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से नहीं होगा सर? आराम से सॉल्व करना घर पे, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन लिखवाता हूँ ना, आप करके देखना, बताना मुझे होता है कि नहीं होता। होगा सर, मगर टाइम लग जाएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ट्रैप क्वेश्चन उसी को तो कहते हैं, ट्रैप क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा। आपके पास यार 1 मिनट होगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन ही आपका 5-10 मिनट ले गया, तो 10 क्वेश्चन गए ना वहां पे। तो इस पे अगर क्वेश्चन आए तो अवॉइड करना है। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द नॉर्मल पुल, क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द नॉर्मल पुल for a tape of 20 meter length, सर रिपीट करिए सर। determine the normal pull
determine the जी। normal pull for a tape of 20 meter length standardized at a pull of 30 kg, standardized at a pull of 30 kg, full stop. The cross-sectional area of the tape is 0.5 centimeter square. The cross-sectional area of the tape is 0.5 centimeter square, comma, weight of the tape is 20 grams per meter. Weight of the tape is 20 grams per meter, full stop. Modulus of elasticity, capital E. Modulus of elasticity, capital E, is equal to 21 lakhs 21 फिर 50 2150 kg per centimeter square. Modulus of elasticity, capital E, is equal to 21 lakhs. Modulus of elasticity E is equal to 21 lakhs, 21 5 times 0 kg per centimeter square. ठीक है, ऑप्शन लिखो. ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 36.8, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन सी 64 या ऑप्शन डी 78 या ऑप्शन डी 78. ठीक है, 21 lakhs के बाद सर रिपीट थोड़ा. हाँ, आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू 21 lakhs 21 फिर 5 टाइम्स 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 36.8, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 78. ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 36.8, ऑप्शन सी 64 या ऑप्शन डी 78. क्लियर है चीजें? ये आपका इसी फॉर्मूले से होगा. पूरा पढ़ दीजिए क्लास के बाद ट्राई क्वेश्चन पढ़ दो फिर से. हाँ सर, लिख जल्दी दूं जल्दी सामने क्वेश्चन? नहीं सर, जल्दी जल्दी पढ़ दो, शायद कोई वर्ड. हाँ, मैं एक मिनट लिख. नहीं सर, पढ़ दो सर एक बार जल्दी जल्दी. ठीक है. Determine the normal pull for a tape of 20 meter length, standardized at a pull of 30 kg, full stop. The cross sectional area of the tape is 0.5 centimeter square. Weight of the tape is 20 gram per meter. Modulus of elasticity E is 21 lakhs kg per centimeter square. ठीक है सर, ठीक है. ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ सामने. हाँ, मैं सर यहाँ पे टर्म्स लिख देता हूँ. P नॉट आपको दिया हुआ है 30 kg. ठीक है. लेंथ आपको दी है 20 मीटर्स. ठीक है. एरिया आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. वेट आपको दिया है
20 ग्राम्स पर मीटर, 20 ग्राम पर मीटर, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 21, 1, 2, 3, 4, 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और निकालना क्या है आपको? PM। ठीक है, ये देख लो, इसी से सॉल्व, यही आपको चीजें निकालनी है। तो ये क्लास के बाद आराम से बैठ के इसको करना। हम सर फिलहाल आपके ये नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्यूबिक इक्वेशन बनती है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये क्यूबिक इक्वेशन बनती है, हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व होगी। हर एक ऑप्शन जो है वो उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो, फिर आपका अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है दैट इज योर आंसर। या और कोई अगर आपको मेथड आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या एक दो मेथड और है, वो करके देखो, उससे देखो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा ये सर, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा 5 मिनट 7 मिनट, राइट सर? ज्यादा 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट, 5 7 8 मिनट में आपके कम से कम 5-6 पहले तो यूनिट यूनिट से कन्वर्ट करने हैं। हाँ, पहले आपको यूनिट सारे मीटर में लाने हैं, बिल्कुल सही बोला है। पहले तो यूनिट से कन्वर्ट करने हैं, फिर आप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर वो हिट एंड ट्रायल, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो भी मेथड है उससे आप सॉल्व। सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। मारो इसको, ये आपने यस सर। हाँ छोड़ो, जैसे अभी क्वेश्चन निकला। हाँ नहीं करना है, दिस इज अ ट्रैप क्वेश्चन। यस सर। हाँ, दिस इज अ ट्रैप क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो ये होगी आपकी करेक्शंस खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा स्टार्टिंग का एक छोटा सा टॉपिक हमारा मिस हो गया था, पहले वो कवर करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से अब छोटा सा एक टॉपिक कवर हुआ था, सॉरी मिस हुआ था, वो आता है हमारा। सबसे पहले बेसिक सा है टॉपिक एक हमारा, दैट इज योर टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, अब हमारी दो टाइप की सर्वेइंग आती है। फर्स्ट इज, बता सकता है कोई कौन कौन सी है? लैंड सर्वे और लैंड जियोडेटिक, प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग। जियोडेटिक जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, इसमें कुछ ना फैक्ट्स हैं छोटे छोटे जिनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है जनरली। ठीक है, ये आ गया जियोडेटिक सर्वेज। ठीक है, तो अब प्लेन सर्वे तो आपको सबको पता होगा। प्लेन सर्वे क्या होता है? प्लेन सर्वे वो सर्वे है जिसमें हम आपकी क्या होते हैं, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते। जो हम डे टू डे सर्वे कर रहे हैं, नॉर्मली जो सर्वे कर रहे हैं हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो इतनी लंबी होती नहीं है, तो हमें इतना कर्वेचर लेने का फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी जो नॉर्मल डे टू डे सर्वे, दैट इज योर प्लेन सर्वे। जब हम अर्थ का कर्वेचर, प्लेन सर्वे क्या हो गया? कर्वेचर of earth is not considered, ठीक है, क्लियर है चीज? जब हम अर्थ का कर्वेचर कंसीडर नहीं करते हैं, इट मींस इट इज योर प्लेन सर्वे। ठीक है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? देखो, इसमें भी एक चीज हमें ध्यान देखने वाली है, क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? देखो, इसके लिए हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है ना, जो इस हमारे फैक्ट को या इस अजम्पशन को, जो हमें हमारे इसको सेटिस्फाई करते हैं, वो हमारे दो क्या कहते हैं उसे, दो फैक्ट्स हैं हमारे। पहला फैक्ट हमारा, पहली ऑब्जर्वेशन क्या कहती है हमारी, जो हमारे इस ऑब्जर्वेशन को जो सेटिस्फाई करती है, वो कहती है कि लेट सपोज अगर हम अर्थ की सरफेस पे, लेट सपोज दिस इज योर अर्थ सरफेस, अगर हम इसके ऊपर एक 12 किलोमीटर लंबी, लेट सपोज एक 12 किलोमीटर लंबी एक आर्क ले, ठीक है ना, आर्क क्या होगी आपकी अर्थ सरफेस की तरह कर्व्ड होगी, 12 किलोमीटर लंबी एक आर्क ले ले और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ड्रॉ करें, ठीक है ना, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करें, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से ज्यादा लंबी लेंथ कौन सी होगी, आर्क की कॉर्ड? आर्क ऑब्वियसली बात है, आर्क आपकी ज्यादा लंबी होगी, ठीक है ना। तो मतलब जब आपका अर्थ कर्वेचर कंसीडर हो रहा है तो हमें आर्क लेनी चाहिए, पर हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि अगर हम एक 12 किलोमीटर लंबी आर्क ड्रॉ करें और
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कॉर्ड ड्रॉ करें, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट इज ओनली 1 सेंटीमीटर, दैट इज ओनली 1 सेंटी, हाँ 1 अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर आता है आपका ये, ठीक है ना। तो मतलब एक 12 किलोमीटर आर्क और एक 12 उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है उसमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। तो हमारी वैसे भी यार लाइन ऑफ साइट 12 किलोमीटर तो होती नहीं है, हमारी ज्यादा से कुछ मीटर्स में होगी। तो मतलब हम जो कंसीडर कर रहे हैं प्लेन सर्वे में, जो कर्वेचर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब उससे कोई बहुत बड़ा एरर नहीं आ रहा। क्लियर है ये चीज क्लियर है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव में, जो ये डिफरेंस है आपका 1 सेंटीमीटर जो पूछा हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया हुआ इसके ऊपर, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये होगी। सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है हमारी, दैट इज, लेट सपोज ये एक आपकी अर्थ सरफेस है, दिस इज योर अर्थ सरफेस, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, अब अर्थ आपकी कर्व्ड है, तो जो आपका ट्रायंगल बनेगा, जो अर्थ आपकी स्फेयर है, तो जो आपका ट्रायंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल। ट्रायंगल, तो यहाँ आए कुछ सुन। स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक है ना। हाँ सॉरी, क्या बोल रहे हो? ठीक है, ये आ गया आपका स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हमारी कंडीशन क्या कहती है कि लेट सपोज अगर हम अर्थ सरफेस पे एक स्फेरिकल ट्रायंगल ड्रॉ करें ऑफ एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर, 195 किलोमीटर स्क्वायर, और सेम एरिया का अगर हम एक प्लेन ट्रायंगल ड्रॉ करें, और सेम एरिया का अगर हम एक प्लेन ट्रायंगल, मतलब 195 किलोमीटर स्क्वायर का एक प्लेन ट्रायंगल ड्रॉ करें, तो इनके जो सम ऑफ एंगल्स का जो डिफरेंस होगा, दैट इज ओनली 1 सेकेंड, दैट इज ओनली 1 सेकेंड। क्लियर है चीज ये समझ आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है ना। तो इसलिए मतलब अगर हम प्लेन सर्वेइंग में अगर आपका कर्वेचर को हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो उससे कोई ज्यादा आपके डिफरेंस नहीं आने वाला, इसका जो ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। क्लियर चीज है? ठीक है। तो स्फेरिकल ट्रायंगल की एक आप प्रॉपर्टी नोट कर लो, स्फेरिकल ट्रायंगल्स की, इसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, लेट सपोज इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, ठीक है, इट इज ए बी सी। ये तो किसी की डिस्टर्बेंस आ रही है, ये रे, किसका माइक है, थोड़ा ऑफ कर लेना, ठीक है। जो ए बी सी है, जो आपका ए बी सी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इट इज हाउएवर इट इज लेस देन 540 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आता है आपके 3 राइट एंगल्स के बराबर आता है ये। इट शुड नॉट एक्सीड A plus B plus C, it should not exceed 540 degrees, 540 degrees। ठीक है, क्लियर चीज है, समझ आया सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका, नहीं सॉरी, जियोडेटिक सर्विंग। जियोडेटिक सर्विंग क्या हो गया, वही जिसमें हम कर्वेचर कंसीडर कर रहे हैं। प्लेन में क्या हो गया, हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जियोडेटिक में आ गया हम कंसीडर कर रहे हैं अर्थ कर्वेचर। तो प्लेन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे हमने दो रीजन भी देख लिए कि अगर हम एक 12 किलोमीटर की आर्क भी ड्रॉ करें, वो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड से सिर्फ 1 सेंटीमीटर बड़ी है। और अगर हम अपना जो एरिया है, एरिया अंडर सर्वे, अगर हम 195 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया भी ले रहे हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, और सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया अगर हम एक प्लेन ट्राइंगल भी ड्रॉ करें, दोनों के बीच के जो सम ऑफ एंगल्स का जो डिफरेंस है, दैट इज ओनली 1 सेकेंड, दैट इज ओनली 1 सेकेंड। जनरली हम अगर आपका एरिया टू बी सर्वेड, is greater than 260 किलोमीटर स्क्वायर, तो हमें उस केस में हम जियोडेटिक सर्वे ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आपका एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो आपको जियोडेटिक सर्वे ही करना होगा। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है ना, जहां तक आप प्लेन कर सकते हो। अगर आपका एरिया 260 से एक्सीड करता है तो आपको जियोडेटिक सर्वे ही करनी है। क्लियर है चीज सबको? This is the maximum limit for your plane survey. This is the maximum limit for your plane survey. Clear है चीज सबको? चलो next move on to next topic. वो है आपका next is your linear measurements. Linear measurements. ठीक है, लीनियर मेजरमेंट्स। ठीक है, तो मेरे को बता सकता है कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं लीनियर मेजरमेंट्स के? व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर लीनियर मेजरमेंट्स? रेंजिंग मेथड्स तो चेन सर्वे या चेन से या कंपास। देखो जिसमें हम लीनियर मेजरमेंट, कंपास आपको एंगल बताता है। कंपास आपको एंगल, पेस मीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। देखो इसके बेसिस एमकेएस, नहीं वो तो यूनिट्स है। देखो इसके बेसिकली आपके, देखो इसके बेसिकली तीन मेथड है। एक आ गया आपका डायरेक्ट मेजरमेंट, एक आ गया आपका मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मींस, और तीसरा आ गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स। ठीक है, देखो डायरेक्ट मेजरमेंट आ गया जो आप वो बोल रहे हो, पासोमीटर, ओडोमीटर, पेसिंग, या फिर आप डायरेक्टली चेन से मेजर करो, डायरेक्टली टेप से मेजर करो, वो आ गए डायरेक्ट मेथड्स। ठीक है ना, तो इसके बेसिकली हमारे पास कितने मेथड आ गए आपके? इसके मेथड आ गया आपके हमारे पास 3 मेथड्स। एक आ गया आपका डायरेक्ट मेथड, सीधे ही मेजर कर लो, टेप ले लो, चेन ले लो, मेजर कर लो। तीसरा आ गया आपका मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मींस। कोई बता सकता है कौन सा तरीका होगा ये? सर आ गया आपका सर थियोडोलाइट, कंपास, थियोडोलाइट होता है सर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस कंपास कैसे है? एडीएम टोटल स्टेशन, ईडीएम, वो तो आ गया ना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में आ गया ना, वो तो आ गया। कंपास भी नहीं, वो कंपास सिर्फ एंगल बताएगा। कंपास आपको एंगल बताएगा। टैक्योमेट्री एक आपका बड़ा स्पेशल, हाँ एग्जैक्टली, टैक्योमीटर एक बड़ा आपका यार, हाँ एक आपका जो टिपिकल जो चीज है दैट इज टैक्योमीटर या टैक्योमीटर। ये आ गया आपका टैक्योमीटर। ठीक है, ये मेथड ये आपका स्पेसिफिक है, एक ही आप जगह से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एंगल दोनों मेजर कर सकते हो। थियोडोलाइट भी आपका एंगल बताता है यार, टैक्योमीटर आपका क्या बताता है? आपका डिस्टेंस और एंगल दोनों एक ही जगह से, एक ही ऑब्जर्वेशन से आपको बता देगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट मेजरमेंट्स की। पहले बात करते हैं हम, लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट मेजरमेंट्स, डायरेक्ट मेथड। बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। ठीक है, इसमें आपका पहला मेथड आ गया, फर्स्ट इज योर
पेसिंग सुना है इसके बारे में? पेसिंग क्या होता है? यस सर, स्टेप्स। हाँ स्टेप्स, एग्जैक्टली। दिस इज जनरली ये, हाँ बिल्कुल, ये क्या आ गया? आपने देखना आपके स्टेप्स की क्या साइज है। आपने 2 स्टेप लिए, देखा अपने स्टेप का साइज क्या है, उसके बाद स्टेप लेते गए, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट किए, एक स्टेप के साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको लेंथ मिल गई। ठीक है ना? ये जनरली यूज होता है, दिस मेथड इज जनरली आपका रफ सर्वे के लिए। ठीक है ना? रफ सर्वे के लिए, या फिर ऑलरेडी कोई सर्वे किया हुआ है उसको सिर्फ अप्रोक्सीमेट चेक करने के लिए क्या जो हमने लेंथ मेजर करी है क्या वो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, करेक्ट है या नहीं है। दिस इज योर पेसिंग। सेकंड मेथड इज योर पासोमीटर। सेकंड मेथड इज योर पासोमीटर, राइट? बता सकते हैं पासोमीटर क्या होता है? डिवाइस जो यही मेजर करती है सर। ऐसी होती है सर, जेब में डाल के घूमनी, फिर उसके वो अपने आप काउंट करेगी। हाँ एग्जैक्टली। आजकल घड़ियों में आजकल फोन में आ गई ऐप्स आ गई हैं, स्टेप्स काउंट करते हैं जो आपके। तो ये बेसिकली पासोमीटर के जेब में डालो। हम स्टेप्स हमें पहले काउंट करने पड़ते थे, अब ये मशीन आपको क्या करके दे देगी? नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करके दे देगी। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जब आपको मिल गए, साइज से मल्टीप्लाई कर लो स्टेप के साइज से, आपको क्या मिल गया? डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड आता है आपका, थर्ड इज योर पीडोमीटर। थर्ड इज योर पीडोमीटर। ठीक है, पीडोमीटर क्या होगा? डायरेक्ट डिस्टेंस बता देगा सर। ये आपको नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाइड बाय, आप साइज का, अपने स्टेप का साइज इसमें इनपुट कर दो तो ये आपको डायरेक्टली क्या दे देगा? डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने वाला भी काम खत्म। ठीक है, ये आ गया पीडोमीटर। नेक्स्ट आपका जो इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज ओडोमीटर, या फिर आप जो गाड़ियों में होता है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। ठीक है, हाँ ओडोमीटर या स्पीडोमीटर। ठीक है, अब ये कैसे बताता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? आरपीएम से आरपीएम, बिल्कुल आरपीएम को हाँ एग्जैक्टली सरकमफ्रेंस पे, बिल्कुल सही बोला। आरपीएम को नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को किससे मल्टीप्लाई करेगा? ये मल्टीप्लाई करेगा आपके जो आपका टायर होगा उसके सरकमफ्रेंस से। सीधी सी बात है, जो आपका टायर का सरकमफ्रेंस होगा उससे मल्टीप्लाई करेगा, आपको टोटल लेंथ दे देगा। जो आपकी गाड़ियों में होता है, बाइक्स पे होता है, जो बेसिकली आपने देखा है कितने किलोमीटर चल गई है। ठीक है ना, वो क्या करता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू द सरकमफ्रेंस, वो आपको क्या है? डिस्टेंस देता है। क्या ये, अब ये चीज बताओ, क्या ये एक्यूरेट डिस्टेंस देगा आपको? नहीं सर। क्या ये एक्यूरेट क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्या पता अगर कभी स्लिप हुई हो। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चलेगी। हाँ, हमें चाहिए होती डिस्प्लेसमेंट। देखो हमें चाहिए, लेट सपोज ये ए और बी 2 पॉइंट है, ये आपके 2 पॉइंट है ए और बी, दीज आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर तो डिस्टेंस स्ट्रेट है, अगर तो टेप, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये अगर प्लेन सरफेस है तो नॉर्मली एग्जैक्टली मूव करेगा, डिस्टेंस दे देगा। लेकिन लेट सपोज ये आपका थोड़ा ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ता है, राइट? अब तो ये क्या करेगा? टायर तो आपका पूरा ऐसे घूमेगा यहाँ पे, राइट? अब क्या होगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या करेंगे? इंक्रीज कर जाएंगे, राइट? अब क्या होगा? हाँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपके इंक्रीज कर जाएंगे, तो ये आपको क्या डिस्टेंस हमेशा ज्यादा बताएगा। क्लियर है ये चीज? ये ठीक है ना? तो ये भी आपको एक्यूरेट नहीं बताता। कई बार क्या होता है, स्किड हो जाती है गाड़ी, स्लिप कर जाती है। कई बार जब स्किडिंग करती है, ब्रेक मार दिया आपने, ब्रेक मार दी, टायर रुक गए हैं लेकिन गाड़ी स्किड कर गई, उस केस में डिस्टेंस कम बता देगा। कई बार टायर अपनी जगह ही घूम जाते हैं, उस केस में डिस्टेंस ज्यादा बता देगा। क्लियर है चीज? ठीक है, तो ये 4 आ गए आपके अप्रोक्सीमेट मेथड्स जो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बताते, अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, दैट इज योर चेनिंग। ठीक है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेकिंग, किसके लिए? डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, ध्यान रखो, मोस्ट एक्यूरेट
accurate method for direct मेजरमेंट। क्लियर ये चीज? ये क्या आ गया आपका चेनिंग के आगे मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, अब इसमें आपकी क्या क्या यूज होता है? चेनिंग के लिए आप क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? या तो चेन, टेप, या तो चेन या टेप। बिल्कुल डायरेक्ट क्या हो गया, 2 पॉइंट है, हमने चेन खोली, डिस्टेंस मेजर कर लिया। ठीक है ना, डिस्टेंस मेजर के लिए। ठीक है ना, अब अलग अलग टाइप की चेन आती है हमारे पास मेट्रिक चेन्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की चेन्स हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइप की जो आपकी चेन आती है, जो सबसे टाइप ऑफ चेन आती है हमारे पास, टाइप्स ऑफ चेन्स। ठीक है, सबसे पहले आ गई आपकी मेट्रिक चेन। ठीक है, जो जनरली आपकी 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ठीक है, इस लेंथ में अवेलेबल होती है। 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, तो अब इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर की? सबसे पहली चीज इनके ऊपर क्या होता है, जो 5 मीटर और 10 मीटर की, हाँ एग्जैक्टली, लिंक्स का साइज। एक तो लिंक्स होते हैं आपके 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर में। ठीक है, और मेन चीज क्या होती है इसके आपके टैलीज के। हाँ टैलीज, हमें ये चीज का ध्यान रखना है। टैलीज के बारे में सुना होगा सबने, टैलीज के बारे में। ठीक है, हर जो 5 मीटर की जो चेन होती है, जो आपकी 5 मीटर और 10 मीटर की जो आपकी 5 मीटर और जो 10 मीटर की चेन होती है, इसके हर आफ्टर एवरी 1 मीटर टैलीज आर प्रोवाइडेड। टैलीज आर प्रोवाइडेड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। 5 मीटर और 10 मीटर में हर 1 मीटर पे टैली लगी होती है। ठीक है ना, अब ये टैलीज दिखती कैसी हैं? मेन चीज है, ये टैलीज दिखती कैसी? पेपर में जो क्वेश्चन आता है जनरली टैली की शेप दे देंगे, पूछ लेंगे ये बताओ ये कहाँ पे लगी होगी। ठीक है ना, तो हाँ राउंड शेप, अलग अलग शेप्स हैं यार। जो आपकी 1 मीटर पे जो टैली लगी होती है, जो आपकी 1 मीटर पे जो टैली लगी होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की होती है। 1 मीटर, 5 मीटर के लिए 1 मीटर, और 10 मीटर के लिए 1 मीटर, और जो दूसरी साइड से जो 9 मीटर होगा। ठीक है ना, आप चेन तो आप कहीं से भी पकड़ सकते हो, चाहे उधर से स्टार्ट करो, चाहे उधर से स्टार्ट करो। तो एक तरफ से 1 मीटर पे और दूसरी तरफ से 9 मीटर पे आपकी ये टैली लगी होगी। ठीक है, और जो दूसरे टाइप की टैली आती है आपकी, जो 2 मीटर और 8 मीटर पे लगी होगी, वो होती है कुछ इस तरीके की। समझ गए? एट 2 मीटर एंड 8 मीटर। ठीक है, एट 2 मीटर एंड 8 मीटर। ठीक है, तो जो तीसरे टाइप की टैली है वो है कुछ इस टाइप की। ये आ गई एट 3 मीटर, और दूसरी साइड से आएंगे तो 7 मीटर। ठीक है, और जो अगले टाइप की टैली है,
ये आ गई एट 4 मीटर और दूसरी तरफ से आएंगे तो 6 मीटर पे। और जो 5 मीटर वाली टैली होती है वो आपकी सर्कुलर होती है, वो होगी इस तरीके की एट 5 मीटर। क्लियर है, समझ आ गया? तो मतलब जो 5 मीटर और 10 मीटर की जो चेन होगी उसके हर 1 मीटर पे आपकी टैलीज लगी होंगी ऐसी, ठीक है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, फिर 5 मीटर के बाद वापस 6 मीटर पे होगी जो आपकी 4 मीटर पे होगी, 7 मीटर पे वो होगी जो 3 मीटर पे होगी, ठीक है ना? याद रखने का एक बड़ा सिंपल तरीका है, जो ये नंबर ऑफ पॉइंटिंग्स है ये 1 है तो 1 मीटर, ये 2 है तो 2 मीटर, ये 3 है तो 3 मीटर, और अगर ये 4 है तो ये कितने होगी आपकी 4 मीटर पे। क्लियर है? और एक चीज का ध्यान रखना, इनके बीच में जो एंगल होता है हर टैली के, जो ये पॉइंट बन रहा है आपका, इसमें जो एंगल होता है इट इज 60 डिग्री। ये जो ये एंगल है, जो ये आपका एंगल है इट इज 60 डिग्री, जो ये एंगल है इट इज 60 डिग्री। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? सर अगर 5 मीटर की चेन होगी उसके एंड पे क्या होगा सर? कि जो 5 मीटर की जो चेन होगी उसमें क्या, उसके एंड में क्या होगा सर? क्या बोल रहे हो? एंड उसके एंड में एंड क्या होगा सर? ये एंड में क्या? सर गोल वाला, मतलब कौन सा वाला, कौन सी वाली टैली होगी? ये वाली 5 मीटर वाली? नहीं, 5 मीटर वाली कैसे होगी? उसमें तो 5 मीटर पे तो चेन खत्म हो जाएगी ना, वहां पे तो हैंडल होगा ना, वहां पे तो हैंडल होगा वहां पे। देखो चेन की जो ठीक लेंथ होती है, ठीक। एक चीज देखो, ध्यान रखो, चेन की जो लेंथ होती है वो हमेशा उसका जो ये ऐसे करके हैंडल होगा, ये ऐसे करके, फिर ऐसे इसके लिंक स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके, ये ऐसे करके लिंक स्टार्ट हो जाते हैं जो, तो जी ऐसे जी से करके आगे आपकी ये ऐसे करके चेन आ जाएगी। तो अगर सॉरी, तो चेन का जब भी आपने डिस्टेंस मेजर करना है, चेन का जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम हैंड आउटर एंड्स ऑफ द हैंडल। ये 5 मीटर की चेन है तो यहां से लेके ये इस हैंडल के आउटर तक होगी। क्लियर है ये चीज? इस चीज का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन, मतलब ये तो कोई क्वेश्चन भी टैली आता नहीं है पेपर लगेगी यार, एंड में? कि जो चेन एंड में कोई टैली नहीं लगेगी, ठीक है ना? वो बीच में लगेगी, 1 ठीक है मीटर, सर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ठीक ठीक है। बाकी आपका आउटर एंड। ठीक है, क्लियर चीज? ये आ गया? तो ध्यान रखना, टेप की जो हम लेंथ मेजर करते हैं इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू द आउटसाइड ऑफ द अदर हैंडल। जो ये हैंडल होती है ब्रास हैंडल्स होते हैं, ठीक है ना? दे आर मेड अप ऑफ ब्रास। ब्रास हैंडल्स, ठीक है, दीज आर योर ब्रास हैंडल्स। ठीक है, क्लियर चीजें? तो जो आपकी 5 मीटर और 10 मीटर वाली जो टेप होगी, चेन होगी, उसमें आपके ऐसे हैंडल लगे होंगे, सॉरी टैलीज लगे होंगे। और जो 20 मीटर और 30 मीटर वाली जो आपकी चेन होती है, उसके सिर्फ 5-5 मीटर पे आपकी क्या लगी होती है? टैलीज लगी होती हैं। और जो बीच के जो डिस्टेंस, वहां पे ब्रास रिंग्स, स्मॉल सर्कुलर ब्रास रिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, क्लियर है चीजें? ठीक है, इन केस ऑफ in case of 20 meter and 30 meter chains, tallies are provided at every 5 meter distance. ठीक है, tallies are provided at every 5 meter, और बाकी जगह small brass rings। ठीक है, क्लियर है ये चीज?
ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सर ये रिपीट करना, ये वेरिएशन। आउटर एंड से चेन की एक आउटर एंड से एक सेकंड, देखो जब भी हम चेन की लेंथ मेजर करते हैं ना, लेट्स सपोज अगर आपकी चेन 5 मीटर की है, 10 मीटर की है, 20 मीटर की, जितनी भी है, उसका जो 5 मीटर डिस्टेंस होगा ना, जो आपके हैंडल होंगे ना, उसके आउटर एंड से मेजर करते हैं, यहां से लेके ये दूसरा हैंडल है इसके आउटर एंड तक। ऐसा नहीं है कि ये बीच से लेके यहां से मेजर करोगे, इधर से इधर तक 5 मीटर है, समझ रहे हो? ऐसा डिस्टेंस नहीं मेजर करते हैं। जो आपकी 5 मीटर है, इट मींस हैंडल के आउटर एंड से, एक हैंडल के आउटर एंड से दूसरे हैंडल के आउटर एंड तक। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जब भी हम किसी भी चेन का लेंथ मेजर करेंगे, चेन के लेंथ मेजर करेंगे, अगर आपकी 5 मीटर की चेन है, आपके पास 10 मीटर की है, 20 मीटर की, जो भी है, उसका जो 5 मीटर है, दैट मीन दैट 5 मीटर इज फ्रॉम one outer end of one handle to the outer end of other handle। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है सबको? Yes, yes. सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेरिएशन इन लेंथ अलाउड। मतलब कितनी वेरिएशन हम अलाउ कर सकते हैं। अगर आपकी चेन थोड़ी छोटी है या बड़ी है, तो कितनी छोटी बड़ी हम अलाउ कर सकते हैं, तो उसका आता है आपका 5 मीटर की चेन प्लस माइनस 3 mm। ठीक है, उसके बाद 10 मीटर की जो टेप है आपकी, जो 10 मीटर की जो चेन है, उसकी वेरिएशन आती है आपकी 10 मीटर प्लस माइनस 3 mm, 20 मीटर प्लस माइनस 5 mm, और जो 30 मीटर की जो चेन है, प्लस माइनस आपका आता है 8 mm। मतलब इतनी वेरिएशन अलाउड है। मतलब अगर आपकी चेन इतनी आपकी थोड़ी छोटी है या बड़ी है, ठीक है, उतनी हम वेरिएशन हम क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपकी चेन की लेंथ वेरी कर रही है, तो आपको क्या करने का, उसको फिर से स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। और स्टैंडर्डाइज करते कैसे हैं? स्टैंडर्डाइज इज डन एट सर कंपेयर करके एट 8 किलो kg pull यूजिंग कौन सी टेप यूज करते हैं? यूजिंग अ स्टील टेप, यूजिंग अ स्टील टेप at 20 डिग्री सेल्सियस, at 20 डिग्री सेल्सियस, at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, ये आ गया हमारा टेप का हम स्टैंडर्डाइज कैसे, ये आ गया मेट्रिक चेन। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी, नेक्स्ट इज योर गंटर्स चेन और सर्वेयर्स चेन। सुना इसके बारे में? यस सर। सुना इसके बारे में? लेंथ कितनी होती है इसकी? लेंथ 66 फीट 66 फीट। बट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसकी लेंथ बताओ गंटर्स चेन की। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं? लिंक्स इसके बता सकता है कोई इसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं? 100 सर। बिल्कुल 100 होते हैं नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है, तो साइज ऑफ ईच लिंक क्या हो गया? 0.6 फीट। ईच लिंक हो गया 0.6 फीट और 7.92 इंच। ठीक है, क्लियर चीज? ये आ गया गंटर्स चेन
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये आ गई सेकंड, थर्ड आ गई आपकी इंजीनियर्स चेन। ठीक है, अब इंजीनियर क्या होता है, सर्वेयर से बड़ा होता है, तो चेन भी लंबी होगी। 100 कितनी feet. होती है, कितनी होती है, 100 100 फीट। ठीक है, 100, राइट। और नंबर ऑफ लिंक्स, 100 नंबर ऑफ लिंक्स, राइट, वो आ गया आपके 100। और साइज कितना आ जाएगा, 1 feet 1 feet. 1.0 फीट। क्लियर चीज है सबको, ठीक है, क्लियर है चीज। ठीक है, मीट्रिक चेन का ध्यान रखना, मीट्रिक जो चेन होती है आपकी, मीट्रिक चेन में साइज ऑफ ईच लिंक इज इक्वल टू 20 cent. 20 सेंटीमीटर और 0.2 मीटर। ठीक है, मीट्रिक चेन का ध्यान रखना, ठीक है ना, मीट्रिक चेन का ध्यान रखना। यहाँ तो उसका साइज कितना होता है, 20 सेंटीमीटर होता है, यहाँ तो इसका साइज होता है, मतलब यहाँ 20 सेंटीमीटर और 0.2 मीटर। क्लियर है ये चीज, क्लियर है चीज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज रेंजिंग ऑफ सर्वे लाइन। कोई रेंजिंग का मतलब बता सकता है मेरे को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंजिंग? Aligning क्या of होता है ranging रेंजिंग का rods. मतलब? हाँ, Line. अलाइनिंग ऑफ रेंजिंग रॉड्स। देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब हम किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, लेट सपोज हमारे पास एक 30 मीटर की टेप है, 30 मीटर की टेप है, हमने कोई दो पॉइंट है उसके बीच में डिस्टेंस मेजर करना है। लेट सपोज द पॉइंट्स आर एट 20 मीटर अपार्ट। आपके पास 30 मीटर की टेप है, आपके पास डिस्टेंस जो है, जो पॉइंट्स है वो 20 मीटर पे, तो क्या करोगे, सिंपल चेन खोलोगे, डिस्टेंस मेजर कर लोगे, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि डिस्टेंस कम है, चेन का साइज बड़ा है। लेकिन लेट सपोज आपके पास चेन है 30 मीटर की, और जो आपने पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, दोज पॉइंट्स आर 100 मीटर अपार्ट या 200 मीटर अपार्ट, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा आपको, चेन आपको बार बार खोलनी पड़ेगी, राइट, चेन आपको 2-3 बार खोलनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या होता है, कई बार जैसे हमने पीछे पढ़ा करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट, हमने जाना तो सीधे है, हमने मेजर तो सीधे करना है, हो सकता है थोड़ा मैनुअल एरर के कारण थोड़ा हम आगे पीछे शिफ्ट हो जाए, उसके कारण क्या होगा, एरर आ जाएगा, राइट। क्लियर है चीज, ठीक है ना। तो लेट सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, आपस का डिस्टेंस है लेट सपोज 200 मीटर्स, इनके बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर्स। अब मुझे इसका डिस्टेंस मेजर करना है, मेरे पास जो चेन है दैट इज ऑफ 20 मीटर, 10 बारी खोलनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में तो जो मुझे डिस्टेंस मेजर करना है वो कुछ, जो मेरे लेंथ होनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। लेकिन लेट सपोज मेजर करते टाइम मैं अपने खुद से तो सीधे जा रहा हूं, लेकिन एक बारी मैंने चेन खोली वो ऐसे हो गई, ठीक है, दूसरी बारी मैंने चेन खोली वो कुछ ऐसे हो गई, ठीक है ना। तो अपने से तो मैं सीधे जा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में मेरी अलाइनमेंट क्या हो गई है, आउट हो गई है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मेरा एरर आ जाएगा ड्यू टू अलाइनमेंट। तो इसके लिए ये किसका माइक है, ये किसका माइक है, ये माइक ऑफ करो यार, निमन कुमार। ये माइक ऑफ करो, किसका माइक, निमन यार माइक ऑफ कर दो अपना, ठीक है। चलो, तो एक्चुअल में क्या है, मुझे जाना तो स्ट्रेट चाहिए, लेकिन किसी कारण मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर गया, मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट आउट हो गई, तो क्या हो गया आपका अलाइनमेंट ड्यू करेक्शन ड्यू टू क्या आ जाएगी, अलाइनमेंट आ जाएगी। मेरा डिस्टेंस जितना आना चाहिए उससे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ता है,
बीच में कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। बीच में कुछ, जो मेरी मेन सर्वे लाइन है उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जो कि मेरे इनिशियल पॉइंट और जो टर्मिनल पॉइंट है उसकी लाइन में हो। समझ गए चीजें? जो मेरे मेरे को कुछ ऐसे इंटरमीडिएट पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं विच आर इन लाइन विद योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। इस पूरे प्रोसेस को, जो इंटरमीडिएट पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं आपकी सर्वे लाइन के ऊपर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंजिंग। क्लियर है चीज सबको? ये क्लियर, सबको क्लियर है ये पॉइंट? रेंजिंग क्या हो गया? रेंजिंग हो गया आपकी सर्वे लाइन के ऊपर कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट सेलेक्ट करना, ताकि हमारी जो सर्वे लाइन है, जो हम मेजरमेंट करें, एक स्ट्रेट लाइन में करें, हम एक स्ट्रेट लाइन में करें। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंजिंग। क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है। तो रेंजिंग के दो तरीके होते हैं। रेंजिंग करने के आपके दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स बेसिकली रेंजिंग के लिए। ठीक है, पहला मेथड आ गया डायरेक्ट रेंजिंग, और जो सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट रेंजिंग, और जो सेकंड मेथड है वो है आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग, और इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रेंजिंग। ठीक है, फर्स्ट इज योर डायरेक्ट रेंजिंग, सेकंड इज योर रेसिप्रोकल रेंजिंग। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट रेंजिंग। अब पहली चीज, ये कौन सी रेंजिंग कब यूज करेंगे? ठीक है ना, पहली चीज आती है कौन सी रेंजिंग कब यूज करेंगे। देखो, डायरेक्ट रेंजिंग हम तब यूज करते हैं, बता सकते हैं कोई कब यूज करते हैं डायरेक्ट रेंजिंग? हाँ, पॉइंटर्स आपस में विजिबल हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, डायरेक्ट रेंजिंग इज यूज्ड। डायरेक्ट रेंजिंग हम तब यूज करेंगे when the 2 points are intervisible, मतलब आप एक जगह से खड़े होके, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक देख सकते हो। ठीक है, उस केस में क्या करते हैं, देखो इसके ना बेसिकली दो तरीके हैं करने के। एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका, शायद आपने कॉलेज में भी किया होगा। आपके पास एक रेंजिंग रॉड है, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे लगी है, एक कहाँ लगी है? आपके टर्मिनल पॉइंट पे। तो आप क्या करते हो, पहली रेंजिंग रॉड के पीछे खड़े होते हो और देखते हो सामने दूसरी रेंजिंग की तरफ, दोनों एक लाइन में आनी चाहिए। फिर क्या करते हो, जो आपका सेकंड सर्वेयर है, जो आपके साथ पार्टनर है, उसको बोलोगे कि तुम रेंजिंग रॉड लेके इन दोनों रेंजिंग रॉड्स के बीच में खड़ा हो जाओ। ठीक है ना, वो रेंजिंग रॉड रख देगा बीच में। अब आपने चेक करना है कि तीनों रेंजिंग रॉड्स क्या एक लाइन में आ रही है कि नहीं आ रही। जब वो तीनों रेंजिंग रॉड एक लाइन में आ जाएंगी, आप क्या करोगे, उस जो सर्वेयर को बोलोगे वो वाली रेंजिंग रॉड वहां पे फिक्स कर दे। फिक्स करो। क्लियर है ये चीज? Yes, समझ sir. गए? ठीक है ना, जब तीनों रेंजिंग रॉड आपकी एक लाइन में आ जाएंगी, आप क्या करोगे, उस रेंजिंग रॉड को क्या करवा दोगे, फिक्स करवा दोगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब आपका डायरेक्ट रेंजिंग के लिए एक दूसरा तरीका आता है, दैट इज बाय यूजिंग लाइन रेंजर, सुना है इसके बारे में? लाइन रेंजर के बारे में सुना है? क्या होता है? देखो, लाइन रेंजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, अगर आपके पास कोई सर्वेयर नहीं है, अकेले ही हो आप, लेट्स सपोज, उस केस में आपको करना है, तो लाइन रेंजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली, एक उसको आप एक रेंजिंग रॉड पे फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो
ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं हम इस लाइन रेंजर में, एक लेट सपोज आपके पास एक ये कुछ इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है, सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, आपके पास दो प्रिज्म होते हैं, इसके ऊपर दो राइट एंगल्ड प्रिज्म लगे होते हैं, दो राइट एंगल्ड प्रिज्म लगे होते हैं। इसको आप फिक्स करते हो प्रिज्म्स को इसके अंदर, ऑलरेडी इसके अंदर दो प्रिज्म फिक्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये आ गया आपके प्रिज्म, ठीक है। इन प्रिज्म की एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, स्पेशल इसमें क्या चीज होता है कि इनकी जो डायगोनल फेसेस हैं, इनके जो डायगोनल फेसेस हैं उनको हमने क्या किया था, सिल्वर कर दिया होता है। तो दे एक्ट एज अ मिरर, ठीक है ना, उनको हमने क्या कर दिया होता है, सिल्वर कर दिया होता है। तो सिल्वर करने के कारण क्या होता है, दे एक्ट एज अ मिरर। तो जब लाइन ऑफ साइट, जब आपकी रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये आ गया कुछ इस तरीके का होता है आपका जो प्रिज्म है, ये लाइन रेंजर है, कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका एक छोटी सी ओपनिंग इस तरफ होती है, एक छोटी सी ओपनिंग इस तरफ होती है, और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जो आपका ऑब्जर्वर होता है। जो आपका ऑब्जर्वर होता है वो इस तरफ से देखता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आ गया ऑब्जर्वर, ये आ गया आपका ऑब्जर्वर, ये आ गया ऑब्जर्वर आपका। तो लेट सपोज यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड इधर है ए पॉइंट पे, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे है विच इज द टर्मिनल पॉइंट, और आपने अपना जो ये लाइन रेंजर है ये फिक्स किया हुआ है एक रेंजिंग रॉड पे, जो आपने इनके बीच में फिक्स करनी है। तो आप क्या करते हो, यहाँ से तो खड़े होते हो, ये जो ये डायगोनल फेस है, जो डायगोनल फेस है लाइन रेंजर का, ये डायगोनल फेस, ये वाला और ये वाला, दो प्रिज्म है आपके, एक के ऊपर एक रखे हैं, इनके जो डायगोनल फेसेस है उनको हमने सिल्वर कर दिया होता है। तो जो आपकी रे ऑफ लाइट एक यहां से आएगी, एक यहां से आएगी, एक रे ऑफ लाइट यहां से आएगी। ये जब अंदर आके कुछ स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पे आपके ऑब्जर्वर को इसकी इमेज दिखाई देगी। तो ऑब्जर्वर को इसकी इमेज दिखाई देगी, वो कुछ जो इमेज उसको दिखाई वो कुछ इस तरीके से होगी। जो ए वाला है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये एक आ गई रेंजिंग रॉड, और एक जो बी वाला है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। जब उसको ऐसे दिखाई देगा तो इसका मतलब ये अभी एक लाइन में नहीं आई है तीनों रेंजिंग रॉड। तो ये करेगा, अपना जो लाइन रेंजर है उसको थोड़ा आगे पीछे मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक उसको जो इमेज है वो हाँ सेम लाइन में ना आ जाए, राइट एग्जैक्टली। जब ये कुछ इस तरीके की हो जाएंगी, जब ये सॉरी जब ये ए और बी एक लाइन में आ जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी तीनों रेंजिंग रॉड है वो एक ही लाइन में आ गई है। क्लियर है ये चीज सबको, लाइन रेंजिंग का सब्जेक्ट? यस ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आपका डायरेक्ट रेंजिंग, और सेकंड था पहले हमने देखा आपका एक तो लाइन रेंजर से आ गया और एक आ गया बाय मैनुअल मींस। जब दो सर्वेयर हैं तो आप डायरेक्टली अपनी आंखों से भी देख के आप करवा सकते हो। जब अकेला है तो वो आप लाइन रेंजर यूज करोगे, उससे आप क्या कर लोगे, रेंजिंग कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग, वो कल कंटिन्यू करते हैं, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग का वो कल करेंगे, और कल फिर आपका हम चेन सर्वेइंग पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को, कुछ कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक नहीं समझ आया हो? चलो आई गेस सबको समझ आ गया, तो आज की क्लास फिर यहीं हम डिसकंटिन्यू करते। हाँ बोलो
राइट ओके ओके थैंक यू एवरीवन गुड नाइट गुड नाइट सर कल मिलते हैं ओके ओके कल शाम क्लास होगी